नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। ईद उल अजहा इस समय इस त्योहार की रंगत में डूबा हुआ देश है। आज ईद उल अजहा मनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं, जोर शोर से चल रही हैं। देश के लगभग 35 करोड़ मुस्लिम परिवार इसमें शिरकत कर रहे होंगे। जगह जगह लोग खुशियां मनाने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक ऐन वक्त से पहले उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उनका एक फरमान आता है या यूं कहें कि एक रिक्वेस्ट भी आती है, आदेश को भी कह सकते हैं उसको। उनका इंडिकेशन इस तरफ है कि आने वाले 2 महीने, जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर तक, चूंकि हम सब जानते हैं कि पूरे देश में ये 2-3 महीने त्योहारों के होते हैं। छोटे बड़े बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें जगन्नाथ यात्रा से लेकर कांवड़ यात्रा, फिर महाशिवरात्रि और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो इन्हीं महीनों में चलते हैं, जिसमें रक्षाबंधन भी बहुत विशेष पर्व है हिंदुओं के लिए। यानी मुस्लिम, हिंदू और तमाम ऐसे धार्मिक पंथों और उनके लिए ये पूरा महीना जुलाई, अगस्त और सितंबर जबरदस्त उत्साह का होता है। और ऐसे उत्साह में मैं अगर स्पष्ट करूं तो होता क्या है कि हर जगह आपको भीड़, लोगों का एकत्र होना, लोगों का वहां पर जाकर के पूजा पाठ करना, उन जगहों पर जाकर पूजा पाठ करना, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, शिवाला हो, या फिर गणेश टेम्पल हो, जगन्नाथ मंदिर हो। रक्षाबंधन में तो भाई बहन का त्योहार है, तो पूरे देश में ही आप समझिए कि बहनें जो है भाइयों के यहाँ जाती हैं और भाई जो है बहनों के यहाँ आते हैं। आप समझिए कि पूरे रास्ते भरे पड़े रहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में निश्चित तौर पे आपको हर जगह खूब भीड़ दिखाई देगी। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का इंडिकेशन आता है कि धारा 144 का अनुपालन कराया जाना है, और स्पष्ट तौर पे ये कहते हुए कि कहीं भी ऐसी व्यवस्था रखी जाए जहां पर 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा न हो। धारा 144 ये अमूमन यूज होता है उस समय कि जब किसी राज्य में बलवा, उपद्रव, समस्या या किसी ऐसे जुलूस का निस्तारण हो रहा हो या दिख रहा हो कि उससे व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो ऐसी स्थिति को रखते हुए, देखते हुए ये व्यवस्था की जाती है कि धारा 144 लगाई जाती है। आम समस्या में आप अक्सर इससे रूबरू होते होंगे, और जब भी ये बात आती है तब आपको उसके ठीक पहले किसी उपद्रव की कहानी सुनाई देती है। किसी भी क्षेत्र में कोई उपद्रव हुआ हो, कोई बवाल हुआ हो, कोई मारपीट हुई हो, दंगा फसाद हुआ हो, ऐसी स्थिति में अक्सर प्रशासनिक व्यवस्था ये आती है कि धारा 144 लागू की जाती है। धारा 144 लागू होने के मायने क्या होते हैं, ये मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 4 या 4 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा हैं तो आपस में डिस्कशन होगा, आपस में वाद विवाद होगा। वाद विवाद से कुछ और बात बढ़ेगी, बात बढ़ सकती है क्योंकि व्यक्ति बातचीत करते हैं, और जब ऐसी बातचीत को करते करते उन्मादी बातें होने लगती हैं तो बवाल बढ़ जाता है। हर पक्ष और विपक्ष के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसे बवाल हो सकते हैं, इनकी संभावना जताई जाती है। लेकिन क्या ये समस्या त्योहारों में भी आने वाली है? बहुत बड़ी चेतावनी है, समझने की जरूरत है। क्या ऐसी समस्या त्योहारों में भी आने वाली है? क्या रक्षाबंधन में भाई बहन अगर एक दूसरे के यहाँ जा रहे हैं और लोग भीड़ लगा के जा रहे हैं, सार्वजनिक स्थल तो होगा, रक्षाबंधन तो घर में होगा, शिव पूजन तो मंदिर में होगा, लेकिन लोग तो जाएंगे रास्तों से, लोग जाएंगे इकट्ठा होकर। तो ऐसे किसी भी व्यवस्था को कैसे स्वीकृत किया जाएगा और ऐसे किसी भी व्यवस्था को कैसे संचालित किया जाएगा, ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है इस बात के लिए, इस संदर्भ के लिए कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसे कारगर होगी, कैसे काम करेगी। लोग आएंगे जाएंगे, शहरों को बदलेंगे, एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे, लोग काम करने कहीं और जाते हैं, वहां से दूसरे शहरों को जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में क्या होगा कि ठीक है, आज तो संडे का दिन है, तो आज तो वैसे भी चहल पहल कम है, ईद की छुट्टी है, ईद के लिए लोग जो जिनके लिए ईद महत्वपूर्ण है वो ईद मनाने जाएंगे, लेकिन जो लोग उसमें शामिल नहीं है वो तो अपने घरों में रहेंगे, इसलिए थोड़ी सी शांति रहेगी। लेकिन कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, पूरे 2 महीने क्या हुआ? धारा 144 लागू होने का तात्पर्य यही हो जाता है कि अगर एक चाय की ठेलिया भी है, वहां भी 4 से 10 लोग खड़े हैं, तो उनको भी रोका जाना जरूरी हो जाएगा। उनको भी रोका जाएगा कि भाई आप यहाँ सार्वजनिक स्थल पर क्यों खड़े हैं,
कांवड़ यात्रा चल रही होगी तो कांवड़ यात्रा जब गुजर रही होगी सड़कों से, वो भीड़ नहीं गुजरती है, हम सब जानते हैं। ईद भी अमूमन क्या होता है कि जैसे ईदगाह पे मनाया जाता है, लेकिन रास्तों में, मार्केट में वो सार्वजनिक स्थल ही हैं। वो सार्वजनिक स्थल हैं जहां बाजारों में आप ईद की सेवइयां खाने जाते हैं, जहां आप मटन, चिकन, नॉनवेज जो भी आप खा रहे हैं, बहुत अच्छी बातें उसमें कही गई हैं, लेकिन उनके निस्तारण की, उनकी व्यवस्था की क्या व्यवस्था की गई है, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के सामने। क्योंकि जब ईद मनता है या मन रही होती है तो उस समय क्या होना होता है ये हम सब जानते हैं। बीते दिनों में 2-4 दिनों से लगातार ये बात आ रही है। जब होली होती है तो होली में कहा जाता है कि पानी का वेस्टेज मत करिए। जब दीपावली आती है तो दीपावली में कहा जाता है कि बारूद का वेस्टेज या बारूद मत जलाइए ताकि एनवायरमेंट सुरक्षित रह सके। ठीक उसी तरह ईद में बकरे या बकरियां, उनको एक तरीके से बलिदान के लिए तैयार किया जाता है या बलि दी जाती है, और ये हम सब जानते हैं कि ये बहुत बड़ी तादाद में होता है। उस तादाद का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि लाखों लाख बकरे आज के दिन एक ही दिन में हलाल। इन परिस्थितियों में अगर आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पे आप ये देखेंगे कि समस्या कहां पर आ रही होती है। समस्या ये हो रही होती है कि जो वेस्टेज होता है, जो हार्ड वेस्ट होता है, जो मांस के तमाम बचे हुए हिस्से होते हैं, उनको कहां पर डिस्पोज ऑफ किया जाए, उनको कहां पर फेंका जाए, कहां निस्तारित किया जाए। इस पर भी रोक लगी है कि उसको नदियों में, नालों में, इन सब में ना बहाएं। तो उनका निस्तारण कैसे होगा? क्या मिट्टियों में दफन किया जाना है? क्या कोई गड्ढा ऐसा खोदा गया है? क्या ऐसी कोई व्यवस्था शहरों में की गई है? क्या उन सारे वेस्टेज को निस्तारित करने के लिए कोई स्थान निश्चित किया गया है, चिन्हित किया गया है? लोगों को इस बात का पता है कि नहीं पता है? इन सारी बातों के पीछे की कवायद होती है। अचानक कोई फरमान आ जाए और उस फरमान से व्यवस्था न होकर के अव्यवस्था फैल जाए, या जो आप त्यौहार मनाने जा रहे हैं उस त्यौहार को न मनाकर, खुशियां न मना करके आप नाराज हो जाएं, या कोई ऐसा समस्या क्रिएट हो जाए, ऐसी समस्या क्रिएट हो जाए जिससे आप उस अपने त्यौहार के प्रति ज्यादा खूबसूरती से मनाने के बजाय उसको नुकसान पहुंचाने लगे या कुछ और दिशा पकड़ ले। इन सारी परिस्थितियों पर बातचीत होनी चाहिए थी। 144 धारा लागू होने का तात्पर्य सीधा सीधा सा है कि आप ईद मनाने के बाद सीधे घर चले जाएं, यानी रास्तों में आप लोगों से मिलते मिलाते कहीं जाकर खड़े होके खुशियां मनाते, गलबैयां करते ना नजर आए। सेम चीज रक्षाबंधन में होगी, ठीक वही चीज महाशिवरात्रि में होगी। इसका मतलब ये हुआ कि लंगर भी नहीं होने। महाशिवरात्रि में जो जगह जगह पंडाल लगा करके लोगों को चाय पानी पिलाया जाता है, क्या उस पर भी रोक लगेगी? ठीक इसी तरह कांवड़ यात्रा है। कांवड़ यात्रा एक जगह पर जहां रुकती है वहां पे बहुत ज्यादा संख्या में कांवड़िए रुकते हैं, तो क्या इसमें भी व्यवस्था है? इसमें भी पाबंदी है? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये जानना जरूरी है। प्रशासनिक आदेश तो आ जाते हैं, पर उन आदेशों का अनुपालन कैसे हो और किस तरीके से किया जाए, ये अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। खुद प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इनका अनुपालन कैसे करवाया जाए, किस तरीके से हो, क्योंकि आने वाले 2 दिन बाद ही छुट्टियां अगर खत्म भी होंगी तो आदमी को ऑफिस जाना ही होगा, स्कूल कॉलेज जाने ही होंगे, बीच बीच में छुट्टियां आती रहेंगी, लेकिन व्यवस्था 2 महीने के लिए लागू की गई है। ये थोड़ा सोचने का विषय है। इस पर ध्यान दीजिएगा जरूर कि आखिर ये कैसे होगा और कैसे संभव होगा, क्योंकि इसमें नाराजगी किसी एक वर्ग की नहीं होगी। हर एक वर्ग को अपने त्यौहार को मनाने में दिक्कतें पेश आएंगी। ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए आप जुड़ते रहिए न्यूज़ नशा से। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।